दोस्तों आज हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट की बिब्लियोफाइल फिलोसोफर ने यूट्यूब पर। मैंने सोचा क्यों ना एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की नज़र से कुछ रवैयों को बयान किया जाए जो हम इंसानों में पाए जाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगी मैं आपको, जिससे आपको बेहतर तौर पर अपनी नफ्सियात को समझने का मौका मिलेगा। मैं आपको बोरिंग थ्योरीज में नहीं लेकर जाऊंगी, बल्कि बहुत आसान अल्फाज में मिसाल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कैसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी काम करती है। वैसे ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल है क्योंकि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जो बुनियाद है वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर है। वहाँ से ये डिराइव हुई है, वहाँ से ये आई है। और आप जानते हैं कि एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो कंट्रोवर्शियल है, उसको नहीं मानते लोग, बल्कि कई साइंसदान भी इसको नहीं मानते क्योंकि ये महज थ्योरी है। इसका कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मौजूद नहीं है। इसलिए आप चाहे तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि महज थ्योरी है। आप चाहे तो सीख सकते हैं, चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इंसानी रवैयों को समझने के लिए एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर बात करेंगे। वैसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जो बुनियाद है वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पर है। अभी जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन है ये इंसान की ज़िंदगी के बहुत ही अहम एस्पेक्ट्स हैं, और जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं वो हमें ये बताते हैं कि इंसानों ने, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे आबा व अजदाद थे, उस टाइम पर जो ट्रेड्स, जो खसूसियात उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करती थी, वो सारी खसूसियात, वो सारे मैकेनिज़म्स उन्होंने अगली जनरेशन में, अगली नस्ल में जीन्स यानी कि जिनियात के थ्रू, जिनियात के ज़रिए ट्रांसफ़र किए। अक्सर कहा जाता है कि इंसान का जो बच्चा होता है जब वो दुनिया में आता है तो वो ब्लैंक स्लेट होता है, जिसे कहते हैं टेबुला रासा। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई तजुर्बात के ज़रिए ये बात सामने आई है कि इंसान का बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो ब्लैंक स्लेट नहीं होता, बल्कि बहुत से मैकेनिज़म्स उसके दिमाग में ऑलरेडी होते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा जो क्रॉलिंग करता है, उसे पता होता है कि वो एक ऊंची जगह पर है और उसे वहाँ से छलांग नहीं लगानी। तो ये जो कॉग्निटिव फंक्शन है परसेप्शन का, जो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक स्टीप है यानी कि एक फॉल है, मैं गिर सकता हूँ, आगे एक खड्डा है, तो माँ बाप के बुलाने पर भी, कि माँ बाप उसको इशारा कर रहे हैं कि आ जाओ बेटा, लेकिन वो नहीं आ रहा, बच्चा रेंगता हुआ नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर ये कॉग्निटिव फंक्शन मौजूद है, ये सर्वाइवल मैकेनिज़्म मौजूद है कि जब इस तरह से डेप्थ होगी या कहीं पर कोई खड्डा होगा तो तुमने नहीं जाना, वरना गिर जाओगे और मर सकते हो। तो ये चीज़ पहले से ही बच्चे के दिमाग में मौजूद होती है। तो बच्चे का दिमाग कोई ब्लैंक स्लेट नहीं होता, हर चीज़ वो आकर नहीं सीखता, बल्कि कुछ मैकेनिज़म्स, कुछ निज़ाम जो हमारे दिमाग में है, हमारे जेनेटिक्स के ज़रिए हम तक ट्रांसफ़र होते हैं, बच्चों को पता होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो मुकम्मल तौर पर ब्लैंक नहीं होते, बल्कि हर बच्चा अपने साथ एक जेनेटिक लॉटरी लेकर आता है। किसी की जेनेटिक लॉटरी निकल आती है और उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, तो कोई जेनेटिक लॉटरी में हार जाता है और उसके जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन बच्चा जेनेटिक लॉटरी तो लेकर आ गया है, पर अगर माहौल नहीं मिलेगा तो जेनेटिक लॉटरी किसी काम की नहीं है। इस वीडियो का जो मकसद है वो है आपके साथ उन मैकेनिज़म्स, उन रवैयों को शेयर करना जिसने हमारे आबा व अजदाद को टफ़ टाइम में, इस मुश्किल दुनिया में सरवाइव करने में मदद की। लेकिन आज इस मॉडर्न दुनिया में हमारे लिए वही मैकेनिज़म्स, वही रवैये तकलीफ़ का बास बन चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी और एग्जांपल्स के ज़रिए आप समझ पाएंगे कि ये रवैये क्यों हमारे अंदर हैं और क्यों आज मॉडर्न दुनिया में हम तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें क्या बताती है इन रवैयों के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मज़ेदार एग्जांपल्स तो है एंजाइटी की। जी हाँ, एंजाइटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, फ़ाइट और फ्लाइट, फ्रीज़ और फॉन। ये हमारे ब्रेन में एक बहुत ही ज़्यादा अहम मैकेनिज़्म है जिसने हमें सर्वाइव करने में बहुत मदद किया। अगर एंजाइटी नहीं होती और इंसान फ़ाइट और फ्लाइट मोड में नहीं जाता तो हमारे जो आबा व अजदाद थे वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाते। आप सोचें, आपके सामने शेर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपको खाने वाला है, और आपके अंदर एंजाइटी नहीं है, आपके अंदर फ़ाइट और फ्लाइट नहीं है,
तो आप कैसे लड़ोगे, आप कैसे भागोगे? वो जो पूरा मैकेनिज्म है आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज़ होने का, आपकी टांगों में खून आ जाने का, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाने का और आपका भागना, तो ये सब इसने हमें बहुत हेल्प की सर्वाइव करने में। कहाँ? जब हंटर गैदरर था इंसान, जब इंसान जंगल में था। लेकिन आज के दौर में ये जो कंक्रीट जंगल है, ये जो मॉडर्न दुनिया है, यहाँ पर यही एंजाइटी हमारे लिए डिसऑर्डर बन गई है। ना आप शेर है, ना सांप है, ना जंगल है, ना आप चीता आ रहा है हमें खाने के लिए, लेकिन हमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। हम परेशान हो जाते हैं एंजाइटी को लेकर कि उसे कैसे मैनेज करें। किसी और इंसान में और चीते और शेर में फ़र्क होता है। कोई इंसान हमें खा नहीं जाएगा, चीता शेर हमें खा सकता था, हमारी जान को ख़तरा था, तभी हमें भागना पड़ता था या लड़ना पड़ता था। अब कोई इंसान है, वो आपको खा तो नहीं जाएगा ना, लेकिन आपका जो दिमाग है वो उस इंसान को शेर और चीते की तरह ही परसीव करता है। वो आपके बॉडी में वैसे ही हार्मोन रिलीज़ करता है जैसे आपके सामने कोई सांप, शेर या चीता आ गया हो। तो दिमाग को समझ नहीं आती ना, वो आज भी जंगल में रहता है, आज भी वही हमारे मैकेनिज़म्स हैं जो कि इस मॉडर्न दुनिया में हमें तकलीफ़ दे रहे हैं। इसलिए अपनी एंजाइटी को मैनेज करना, उसको प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स की। जी हाँ, नींद से मुंसलिक मसाइल। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की नज़र से अगर हम देखें तो स्लीप डिसऑर्डर्स के डीप डाउन जो थ्योरी अगर बनती है तो वो ये है कि जंगल में हमारे आबा व अजदाद को या हंटर गैदर्स को कभी बहुत ही पुरसकून नींद मैसर नहीं हुई। इंसान बहुत अलर्ट होकर सोते थे। कभी भी सांप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है, स्पाइडर आ सकता है, कोई भी जानवर आकर आपको खा सकता है। तो वो जो स्लीप है ना, जो नींद है, वो कभी इतनी अच्छी और गहरी मैसर नहीं हुई। और बहुत मुमकिन है यही वजह है कि स्लीप से मुंसलिक डिसऑर्डर्स हम इंसानों को हैं, कि हमारी नींद जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है और हमारी नींद से मुंसलिक मसाइल हमें इस मॉडर्न दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। कभी किसी बिल्ली या सांप के बारे में सुना है कि उसको स्लीप डिसऑर्डर हो गया और उसको नींद नहीं आ रही? तो इंसानों को वो जो उस वक्त जो अलर्ट स्लीप थी वो उस टाइम पर तो बहुत मदद देती थी, क्योंकि अगर वो बहुत डीप स्लीप में चले जाते तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता था। तो अलर्ट मोड में रहना, जल्दी से उठ जाना, हल्की सी आहट से उठ जाना, उसने उस टाइम पर तो सर्वाइव करने में बहुत मदद की। लेकिन आज की दुनिया में हमें स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, इंसोम्निया है जो कि अक्सर जेनेटिक्स में भी देखा जा सकता है। जी हाँ, इंसोम्निया यानी कि रात में नींद का ना आना, वो आपको जेनेटिक्स में देखने को मिल सकता है, उसका एक जीन होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत मुमकिन है कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे आबा व अजदाद से हमें बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप मिली है। अब बात करेंगे नेगेटिव थॉट्स की और नेगेटिव बायस की, कि क्यों कोई इंसान अगर हमें 99 अच्छे कमेंट्स करता है या 99 अच्छे फीडबैक हमें मिलते हैं, लेकिन एक बंदा, सिर्फ एक बंदा अगर हमें कुछ नेगेटिव बोल दे तो हमारे दिमाग में वो नेगेटिव कमेंट चुपक जाता है बिल्कुल, और वो 99 पॉजिटिव कमेंट्स हमें याद नहीं रहते। आपके इस रवैये को अगर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की नज़र से समझा जाए तो उस टाइम पर जो हमारे एंसेस्टर्स का जो दौर था, जो टफ टाइम था इंसान का, उस वक्त पॉजिटिव रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस टाइम पर सर्वाइवल के लिए नेगेटिव सोचना बहुत ज़रूरी था, कि अगर पत्ते हिल रहे हैं और आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं कि अरे कुछ नहीं, ये तो ताज़ी हवा चल रही है, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज़ वेल, मौसम कितना बेहतरीन है, सब ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचानक से पत्तों में से एक सांप निकल कर आता है और आपको डस लेता है। तो जंगल में जो हंटर गैदर्स थे या जो भी टफ सिचुएशन में इंसान रहता था, वहाँ पर नेगेटिव थिंकिंग ने हमें सरवाइव करने में बहुत मदद की। हमारी मनफी सोच ने ही हमें ज़िंदा रहने में मदद की, कि हम फजूल में पॉजिटिव अगर होते तो जानवर तो हमें खा जाते। नेगेटिव होना सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए आज हम अपने आबा व अजदाद की तरह, जबकि हमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम बहुत महफूज दुनिया में रहते हैं, पर हम नेगेटिव हैं। क्यों है? क्योंकि मैकेनिज़्म है ना ब्रेन का, कि ब्रेन नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत सेंसिटिव है और पॉजिटिव चीज़ें उसको इतनी ज़्यादा नहीं भाती। तो इस रवैये को भी आप एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से समझ सकते हैं और अपनी नेगेटिव थॉट्स को CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से फ्लिप कर सकते हैं। आपको खामखा में इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सांप में, बिच्छू में,
स्पाइडर में और इंसान के कमेंट में बहुत फ़र्क है। तो किसी के नेगेटिव कमेंट में कोई जहर तो है नहीं सांप वाला कि अगर आपके जिस्म में जहर चला जाए तो अल्लाह ना करे आपकी मौत हो जाए। तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मुझे नेगेटिव कमेंट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्रेन ऐसे काम करता है और मैं अपने ब्रेन को समझता हूँ, इसलिए मैं इन थॉट्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दूंगा, थोड़ी देर में थॉट्स वापस चली जाएंगी। चौथी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी ख़वातीन में मौजूद इनसिक्योरिटी की। मैं अक्सर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाती हूँ कि आप लोग इनसिक्योर ना रहा करें, लेकिन कहा जाता है ना कि औरत की तो मिट्टी में ही अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इनसिक्योरिटी है। अगर इस इनसिक्योरिटी को हम लोग एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की नज़र से देखें तो अगर वो औरत जो जंगल में बच्चों का ख्याल रख रही है, जिसका शौहर गया हुआ है शिकार करने या फिर खाना ढूंढ कर लाने के लिए, और अगर वो औरत इनसिक्योर नहीं होती, वो बच्चों के ख्याल रखने के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं हो रही, वो अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है और वो सोच रही है कि देर हो गई, क्यों देर हो गई, क्या किसी जानवर ने खा लिया, अल्लाह न करे कुछ हो गया उसको, क्या हो गया उसके साथ, तो इनसिक्योर है। और इनसिक्योर रहना उस वक्त उसके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इनसिक्योर नहीं होगी, बहुत रिलैक्स और सिक्योर बैठी रहेगी, तो उसके बच्चों को आकर कोई भी जानवर खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पर परेशान होना, वरी, जी हाँ वरी, जो परेशानी हमें होती है, ओवर थिंकिंग, ये सारी वहीं से ही आती हैं चीज़ें, वहीं से आ रही हैं, हमारे एंसेस्टर्स से ही आ रही हैं। ओवर थिंकिंग, वरिंग, इनसिक्योरिटी, उसने हमें सर्वाइव करने में बहुत मदद किया उस टाइम पर। आज भी औरतें इनसिक्योर होती हैं जो अपने शौहर का इंतज़ार करती हैं कि अभी तक घर नहीं आया, लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले बोलते थे कि जानवर खा गया या अल्लाह न करे कुछ हो गया उसे या लग गई, आज हम कहते हैं चक्कर चल रहा है इस बंदे का, कुछ तो है, कुछ तो दाल में काला है। तो कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, लेकिन जो हमारी आदत है इनसिक्योर होने वाली वो वहीं पर कायम है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी इनसिक्योरिटी है वो एवोल्यूशनरी है और आपको उसको बैलेंस करना चाहिए। आपको अपने बच्चों के मामले में, शौहर के मामले में थोड़ा सा सिक्योर होना सीखना पड़ेगा। आपको अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोसेस करना, ओवरकम करना सीखना होगा, क्योंकि ये रवैया तो हमारे अंदर बिल्ट इन है, मौजूद है, मैकेनिज्म तो है, लेकिन उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि आपके शौहर को किसी जानवर ने नहीं खाया, वो बिल्कुल सही सलामत है। अब बात करेंगे एग्रेशन की। जी हाँ, गुस्सा, एग्रेशन, जो कि मेटिंग सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी था। एग्रेशन एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसी खसूसियत है जिसने इंसान को सर्वाइव करने में बहुत मदद की, चाहे वो रिसोर्सेज हों, चाहे वो जानवरों से लड़ना हो। और सेक्सुअल एक्टिविटी अपने आप में बहुत एग्रेसिव है, अगर आप देखें तो कितनी उसमें तैश है, एग्रेशन है। तो एग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट खसूसियत है इंसानों की, और ख़ासकर मर्दों में बहुत पाया जाता है, क्योंकि मर्दों का एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी था, उनका ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, उनका असर्टिव होना बहुत ज़रूरी था, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी था। और आज के दौर में हम ऐसे मर्दों को पसंद नहीं करते। अगर कोई एग्रेशन दिखाता है तो हम कहते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है, मर्दों को बहुत सॉफ्ट और नाइस होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पर एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर छीना झपटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जानवरों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो एग्रेशन है, जो जारहियत है, जो कभी इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी थी, आज मॉडर्न वर्ल्ड में उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। आपको किसी दूसरे इंसान पर एग्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्कआउट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पर आपको आपके अंदर जो एग्रेशन है, जो आपके अंदर जारहियत है, जो कि मैकेनिज़्म है ना, नेचुरल ट्रेट है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करने का, चैनल करने का मौका मिले। तो बहुत से मर्द अपने एग्रेशन को दबाते हैं और वो सही नहीं है, उसको बेहतर तौर पर चैनल करना ज़रूरी है। तो आपको अब बाकी मर्दों से लड़ने की या फिर उनके गले दबाने की या रिसोर्सेज के लिए एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ख़वातीन पे हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस किस्म की कोई भी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम जंगल में नहीं रह रहे, ये मॉडर्न वर्ल्ड है। तो अपने एग्रेशन का, अपने अंदर जो आपके अंदर जारहियत है, उसका अच्छे से इजहार करना सीखें। अब बात करेंगे फ़ियर और डिस्गस्ट की। जी हाँ, फ़ियर और डिस्गस्ट बहुत प्राइमरी इमोशंस हैं। किसी चीज़ को देखकर अगर वो बहुत बुरी हालत में है, गंदी हालत में है, ठीक है, और उसको देखकर हमारे अंदर एक डिस्गस्ट का इमोशन आता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर डिस्गस्ट का इमोशन नहीं होता तो हम
गंदी चीज़ें खा लेते, बुरी चीज़ें खा लेते और फिर हम जिंदा नहीं रह पाते। तो डिस्गस्ट और फेयर ने भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया सर्वाइव करने में। जी हाँ, खौफ, हर वक्त अवेयर रहना, अलर्ट रहना। खौफ और फोबियाज ये भी हमें एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि हमारे एंसेस्टर्स से ही मिले हैं। फेयर्स हमें सर्वाइव करने में मदद देते हैं, लेकिन फेयर में इरेशनल फेयर्स भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं। तो जो इरेशनल फेयर्स हैं, जो फालतू के खौफ हैं, मुस्तकबिल का खौफ, मुस्तकबिल के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा, ये भी हमें हमारे एंसेस्टर से मिला है, क्योंकि वो भी मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान रहते थे कि क्या होगा, क्या करेंगे हम, पता नहीं अगले दिन का खाना है कि नहीं है हमारे पास। तो वो फेयर हमारे अंदर भी है, उस फेयर को मैनेज करें, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं मर रहा, खाने की फरावानी है और आपको इतना फेयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने फोबियाज़ को, अपने फेयर्स को रिलैक्स करें, नॉर्मल करें, प्रोसेस करें। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए भी, जिस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और समझाते रहें अपने आप को ना, अपने इमोशंस को फील करें, प्रोसेस करें, और जो इरेशनल फेयर्स हैं उन्हें भगाएं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन ऐसा है, ये उसके मैकेनिज़म्स हैं, और आपको उन मैकेनिज़म्स को इतनी वैल्यू नहीं देनी, उनको इतना डिटेन नहीं करना। अब बात करेंगे अटैचमेंट की। जी हाँ, अटैचमेंट थ्योरी, जिसे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वैलिडेट करती है। हम अपने बच्चों से अटैच होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इंसानों के बच्चे हैं, अगर आप बाकी के जानवरों से मवाजना करें, तो इंसान का जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है अपने वालिदैन पर। और यही वजह है कि इंसानों का जो बच्चा है वो अपने वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। आपने कभी गौर किया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो माँ बाप को लड़ता, या उनको सेपरेट होता, या उनको डिवोर्स लेता हुआ नहीं देख सकते। बच्चे ट्रॉमा से गुजरते हैं जब पेरेंट्स का डिवोर्स होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत डीप हमारे दिमाग में मैकेनिज़्म है कि अगर हमारे वालिदैन अलग हो जाएंगे तो हमारे सर्वाइवल को थ्रेट है। हमारा ब्रेन जो है ना, वो उसको थ्रेट समझता है। उसको लगता है कि वो अगर पेरेंट्स अलग हो गए, पेरेंट्स नहीं रहे, तो हम मर जाएंगे। यही वजह है कि अक्सर जब डिवोर्स होता है ना, तो बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। और जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि किस तरह से इंसान के बच्चे के लिए उसके वालिदैन का उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि डिवोर्स हो गया, या वालिदैन में लड़ाई झगड़ा हो गया, घर में वायलेंस हो गया, पेरेंट्स के दरमियान प्यार नहीं है, बॉन्ड नहीं है, पेरेंट्स बच्चे की सुनते नहीं है, अटेंशन नहीं देते, प्यार नहीं देते, तो उसका बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है, ट्रॉमा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिज़ाइन हुआ है वालिदैन के साथ रहने के लिए। और वालिदैन जब साथ हो, प्यार से हो, रिलैक्स हो, स्टेबिलिटी हो घर में, तो हमें हमारे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना, जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत स्मूथ तरीके से होता है। हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, हमें अपना फुल पोटेंशियल बिल्ड करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर वो लोग जो कहते हैं कि मोनोगमी नहीं होती, उन्हें सोचना चाहिए कि मोनोगमी अगर होती है नहीं होती है इस बात का तो नहीं पता, लेकिन मोनोगमी बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी साइकोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी, हर चीज़ के लिए मोनोगमी बहुत ज़रूरी है। एक ही इंसान के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे कभी भी अपनी माँ की जगह किसी और औरत को नहीं दे सकते, और कभी भी अपने वालिद की जगह किसी और मर्द को नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे दिमाग में हार्ड वायर्ड है। इस चीज़ को समझें और अपने बच्चों के साथ जुल्म ना करें। और प्लीज़ जो भी आपके घर में तलखियाँ हैं, जो भी मसाइल हैं, उन्हें हल करें, क्योंकि इसका आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर असर पड़ने वाला है। वो सारी ज़िंदगी सफरिंग में रहेगा, सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहेगा, क्योंकि उसके शुरू के जो साल हैं वो बहुत बुरे गुजरे। अब बात करेंगे सोशल बॉन्ड्स और कोऑपरेशन की। जी हाँ, अक्सर कहते हैं कि इंसान बहुत कम्पैटिटिव है और कंपटीशन ने ही उसको यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन ये सच नहीं है। इंसान अगर यहाँ तक पहुँचा है तो उसकी वजह कोऑपरेशन है, ताउन है। ताउन ही हमें यहाँ तक लेकर आया। ताउन ने, कोऑपरेशन ने हमें मौका दिया एक दूसरे का ख्याल रखने का, रिसोर्सेज को शेयर करने का, रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का।
और ताउन ही था जिसने हमें सिक्योरिटी फराहम की, सोशल सिक्योरिटी। तो ताउन का बहुत बड़ा किरदार है, कॉपरेशन का बहुत बड़ा किरदार है। जब आप कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो मामलात बड़े स्मूथ होते हैं। इसके अलावा सोशल बॉन्ड्स, जी हाँ, सोशल बॉन्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। क्यों हम इंसान अकेले रह जाने से डरते हैं? फियर ऑफ लोनलीनेस। टॉक्सिक दोस्तों की दोस्ती में रह लेंगे, नार्सिसिस्टिक माँ बाप के साथ ट्रॉमा बॉन्ड में रह लेंगे, नार्सिसिस्टिक बॉयफ्रेंड शौहर के साथ रह लेंगे, लेकिन हमें अकेले नहीं रहना। टॉक्सिक रिश्तेदारों की टॉक्सिसिटी सह लेंगे, लेकिन हमें अकेले रहने से डर लगता है, क्योंकि अकेलेपन को, लोनलीनेस को हमारा दिमाग मौत के मुतरादिफ समझता है। जंगल में अगर आप अकेले हो जाते, आप लोनली हो जाते, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे। लोनलीनेस मीन्स डेथ, मौत। और यही वजह है कि आज जब हमें लगता है कि यार हमारे रिश्तेदार हमसे नाता तोड़ लेंगे, या माँ बाप हमें छोड़ देंगे, या फिर मेरे बहन भाई चले जाएंगे, या मेरा ये दोस्त मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, थ्रेट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डीप डाउन, बहुत गहराई में हम सोशल क्रिएचर हैं, हम समाजी मखलूक हैं और बहुत अल्ट्रा सोशल क्रिएचर हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे सोशल बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो हम मर जाएंगे, मौत वाक़या हो जाएगी हमारी। पर ऐसा नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। इसलिए टॉक्सिक लोगों से नो कांटेक्ट होना या उनके साथ लिमिटेड कांटेक्ट रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पुराना जंगल वाला दौर नहीं है, यहाँ पर आज़ादी है। तो जब आपको लोनलीनेस से, अकेलेपन से बहुत शदीद खौफ आए, तो अपनी CBT करें, अपने आप को समझाएं कि मेरा दिमाग लोनलीनेस को मौत समझता है, कि लोनलीनेस यानी कि अकेलापन डेथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं सर्वाइव कर लूँगा। तो अगर आप लोनली हैं या आपको लोनली होने से बहुत डर लगता है, तो आपको अपनी CBT करनी चाहिए, आपको अपने आप को समझाना चाहिए कि आपके ब्रेन का एक मैकेनिज़्म है। अब बात करेंगे कैलोरी डेंस स्वीट एंड फैटी फूड की। जी हाँ, जंक फूड की बात करेंगे, जिसमें बहुत हाई कैलोरीज होती हैं। हम इंसानों को हाई कैलोरी या कैलोरी डेंस फूड जो होता है ना, जंक फूड, वो बहुत पसंद है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं अपने एंसेस्टर्स के ज़माने में, तो वहाँ पर जो खाना था वो इतनी अबंडेंस में नहीं था, इतनी फरावानी में नहीं था, स्कार्सिटी थी। और यही वजह है कि कैलोरी डेंस फूड बहुत वैल्यूएबल था, क्योंकि वो आपको ज़्यादा कैलोरीज देता, ज़्यादा एनर्जी देता और ज़्यादा देर तक आप रह भी पाते। लेकिन आज के दौर में जहाँ पर ना ही आपका इतना चलना फिरना है और ना ही आपकी इतनी मूवमेंट है, और कैलोरी डेंस फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जंक फूड आप देखें कितना ज़्यादा है ना। अब हम वो खा रहे हैं, हमारी मूवमेंट भी नहीं है और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, और वो हमें मोटापे का शिकार कर रहा है, हम ओबीज़ हो रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं समझता। वो जब कैलोरी डेंस फूड देखता है तो वो कहता है कि भाई खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, कोई रुकना ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे जो मैकेनिज़म्स हैं, जो कभी हमें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी थे, आज वो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, हमारे लिए अजियत का बास बन रहे हैं। तो जब भी आप जंक फूड देखो तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा ब्रेन इसका दीवाना है, आशिक है, क्योंकि ये मैकेनिज़्म है, इसको चाहिए ये फूड, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे खाने को, जो जंक फूड है या कैलोरी डेंस फूड है, उसको ना ही अपने घर में रखें और कोशिश करें कि कम से कम उसे कंज्यूम करें, क्योंकि आप खा तो लोगे पर आप कैसे, मतलब वो तो ना आपकी कोई मूवमेंट है, ना आप कोई काम इतना करते हो, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है इतनी, तो वो आपके ऊपर फैट जमा होता जाता है और आप मोटे होते जाते हो। तो जंक फूड से दूरी इख्तियार करें, आपका ब्रेन बहुत पसंद करता है इससे। और चूँकि हंटर गैदर्स के लिए जंगल में चलते फिरते कभी उन्हें कोई मीठी बेरीज़ का दरख्त नज़र आ गया या फिर शहद का छत्ता, तो उन्हें पता होता था कि यार दोबारा तो मिलने वाला है नहीं, आज मिला है तो आज ही सारा खा जाता हूँ, जितना खा सकता हूँ मैं खा लेता हूँ, मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। आज जब आप देखते हैं आपके सामने जंक फूड पड़ा होता है, या आप शादी में जाते हैं और वहाँ पर बुफे होता है पूरा, तो आपके अंदर वो आपका जो हंटर गैदरर वाला दिमाग है ना, वो जाग जाता है, वो मैकेनिज़्म जाग जाता है और अपनी प्लेट आप भर लेते हैं कि जैसे आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमारी आज की दुनिया के लिए दुरुस्त नहीं है और ना ही सच है, क्योंकि खाना ही खाना है, फ्रिज भरा हुआ है आपका, घर में खाना ही खाना है,
रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं, जंक फूड ही जंक फूड है। तो वो जो आपके अंदर मैकेनिज्म है ना, अपनी प्लेट बिल्कुल भर लेना, हवस आ जाना बहुत सारे खाने को देखकर, वो भी कैलोरी डेंस फूड को देखकर शादियों में, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म है ब्रेन का, जो कि हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे आबा व अजदाद से हमें मिला है, क्योंकि उनके टाइम पर खाना इतना था नहीं ना। अब जंगल में तो वलीमे होते नहीं थे और ना ही कोई बुफे लगते थे, खाना तो फरावानी में नहीं था। तो जब भी आपका बहुत ज़्यादा आपके अंदर हवस आए खाने को देखकर, तो उस टाइम अपने आप को रिलैक्स करें, अपनी CBT करें और ख़ुद को समझाएं कि ये मेरे ब्रेन का मैकेनिज्म है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं खाना, मैंने खाना कम खाना है और हेल्दी वाला खाना है, क्योंकि मेरी कोई मूवमेंट नहीं है, मेरी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे रवैये जब आप नोट करेंगे और अपनी CBT करेंगे, अपने आप को, अपने इमोशंस को प्रोसेस करेंगे, उन्हें समझेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। अब हम बात करेंगे प्लेजर की, ख़ासकर सेक्सुअल प्लेजर की। जिनसी सरगर्मी में नेचर ने बहुत सारा प्लेजर रखा है, क्योंकि अगर इस काम में प्लेजर नहीं होता तो कोई भी बच्चे नहीं पैदा करता, रिप्रोडक्शन नहीं होता ना। एक काम में आपको मज़ा ही नहीं आ रहा, आप कैसे करोगे? तो प्लेजर बहुत ज़रूरी था सेक्सुअल एक्टिविटी में, उसने इंसानों की नस्ल को बढ़ने में बहुत मदद की। लेकिन आज की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ आपकी निगाह जाए तो सेक्स है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, चारों तरफ हाइपर सेक्सुअलिटी है। और सोचें एक चीज़, एक एक्टिविटी जिसको लेकर आपके दिमाग में इतना सारा प्लेजर होता है ना, तो वो चीज़ जो कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी आपकी नस्ल बढ़ाने के लिए, और आज के दौर में आपकी वल्नरेबिलिटी है, आपकी कमज़ोरी बन चुकी है कि पोर्नोग्राफी हो गई या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना, सेक्स एडिक्ट होना, कितना तकलीफ़देह हो जाता है आपके लिए ज़िंदगी में अगर आप एक एडिक्ट हैं, पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हैं आप। तो ये जो है, ये फोर्स ये आपके अंदर है और इसमें बहुत सारा प्लेजर है। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही इस किस्म का कंटेंट कंज्यूम करेंगे या आप अवॉइड नहीं करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन है ही ऐसा, उसका मैकेनिज़्म ऐसा है, वो जब देखेगा इस किस्म की कोई चीज़ तो वो एक्साइटेड होगा, उसको वो प्लेजर चाहिए, क्योंकि ये मैकेनिज़्म है ना, फिक्स है ना, आप में हार्ड वायर्ड है। इसलिए इस किस्म के कंटेंट से दूर रहना आपके लिए ज़रूरी है। और ख़ासकर मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पर कैपिटलिज़म जानता है कि आपकी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं आपकी, क्या मैकेनिज़म्स हैं इंसानी दिमाग के जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अगर आप गौर करें तो जो पुराने ज़माने हैं, ख़ासकर जो हंटर गैदरर का ज़माना है, उस टाइम पर प्लेजर बहुत कीमती था, बहुत ज़्यादा कीमती था, आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम पर जो भी प्लेजर वाली एक्टिविटी है वो करना हमारे लिए बहुत अच्छा था, उसने हमें सर्वाइव करने में हेल्प किया। मिसाल के तौर पर सेक्सुअल एक्टिविटी, जिसके ज़रिए हमारी नस्ल बढ़ी, कैलोरी डेंस फूड खाना, उसके ज़रिए हमें एनर्जी मिलती, क्योंकि फूड इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज के दौर में यही वो चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं और हम वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं, हमारा ब्रेन डिज़ाइन हुआ हुआ है इस तरह से, इवॉल्व हुआ हुआ है, तो हम फंस गए, हम बहुत बुरे से फंस गए। हमसे डिमांड की जाती है कि लॉजिकल काम करने हैं सारे, हमसे डिमांड की जाती है कि फोकस, कंसंट्रेशन वाले काम करने हैं सारे, बोरिंग काम करने हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ प्लेजर ही प्लेजर है। अब आप बताएं, आपका दिमाग जो कि इवॉल्व हुआ है प्लेजर हासिल करने के लिए, रिवॉर्ड हासिल करने के लिए, मज़ा लेने के लिए, उससे बोरिंग काम कैसे होगा? और बोरियत को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बोरियत आपको क्रिएटिव इंसान बनाती है। पर कैसे करोगे ख़ुद को बोर? नहीं हो सकते ना, मॉडर्न वर्ल्ड में बोर नहीं हो सकते। तो मॉडर्न वर्ल्ड में डिप्रेशन, मेंटल इलनेसेस इतनी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि ये हमारे दिमाग के साथ, हमारे जो मैकेनिज़म्स हैं, हमारे जो रवैये हैं, उनके साथ मेल नहीं खाती। ये उनको, हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को टारगेट करती है और हमें और भी ज़्यादा परेशान करती है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में अपने दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स तो इतनी है कि पता नहीं कितनी लंबी हो जाए वीडियो, लेकिन इसको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि इन एग्जाम्पल्स पर आप गौर करेंगे और इन्हें अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।